हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के बारे में बात करें तो उससे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई है क्या। देखिए, आरटीआई का आप हिसाब लगा लीजिए, जितने भी स्कैम्स हुए हैं ज़्यादातर मोस्टली, जैसे 2G स्कैम ले लीजिए या कोई भी स्कैम ले लीजिए, ज़्यादातर ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके पॉसिबल हुए, सामने आए हैं आम पब्लिक के, आपका आरटीआई के थ्रू। देखिए, आरटीआई है क्या, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं? आप इस सरकारी डिपार्टमेंट में, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, राशन जो होते हैं, सरकारी राशन वाले जो होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे मान लो वहाँ पर 10 लोग खड़े हैं राशन लेने के लिए, वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 किलो ही शक्कर है, ठीक है, आगे से 3 किलो ही शक्कर आई है, बाकी जहाँ से भी लेते हैं वो, ठीक है, यानी कि सरकार ने उन्हें सिर्फ 3 किलो शक्कर दी है। अब मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, वो आदमी क्या करता है, आपका एक एप्लीकेशन लगाता है, आरटीआई लगाता है, अभी बताएंगे कहाँ लगाएंगे, कौन से सेक्शन में लगाएंगे, या एक एप्लीकेशन लगाता है और पूछता है कि कितना आया, ठीक है, तो अब ये 3 किलो ही आया है तो फिर ठीक है, कुछ बात नहीं है। पर मान लो ये 5 किलो आया था, ठीक है, तो इस 5 किलो का 3 किलो का पता कैसे चला? ये 5 किलो का ऐसे ये पता चला कि आगे से सरकार ने तो 5 किलो दी थी, पर इसने हमें सिर्फ 3 किलो ही दी, यानी कि 2 किलो ये अपने आप डकार गया। तो ये चीज इस आम आदमी को कैसे पता चली? इसे पता चली आरटीआई के तहत, ठीक है, आरटीआई में इसे पता चली। तो आरटीआई का मतलब ये समझ लेते हैं हम, एक लाइन में अगर बोले कि अगर लोकल लैंग्वेज में बोले, अभी हम आपका डायरेक्ट भी शुरू करेंगे, लोकल लैंग्वेज में बोले तो आरटीआई का मतलब है कि आप सरकारी विभाग से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है, पर कोई भी का मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है। सेक्शन 8 सेक्शन 10 में बताया गया है, सेक्शन 9 में बताया गया है और सेक्शन 11 में बताया गया है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लगती कहाँ है, ये एप्लीकेशन कहाँ लगती है, कैसे लगती है, क्या राइट है हमें। देखिए, सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में आपका एक सिटीजन को राइट की बात करी गई है। सिटीजन मतलब यानी कि आप ओनली इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो यानी कि कोई अमेरिका का बंदा या कोई कंपनी कंपनी भी कोई नहीं लगा सकती, कोई आपका फॉरेनर सिटीजन भी आरटीआई नहीं लगा सकता, तो इंडियन सिटीजन लगा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन लगाएगा वो अंडर सेक्शन 6 में लगाएगा। अब एप्लीकेशन किसको लगाएगा? वो आपका सीपीआईओ को लगाएगा या एसपीआईओ को लगाएगा। अब देखिए, सीपीआईओ एसपीआईओ क्या है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब देखिए, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी होते हैं, जैसे अगर मान लो आपने दिल्ली पुलिस में लगानी है तो दिल्ली पुलिस में आप पीआईओ लिखेंगे, ठीक है, एसीपी रैंक के होते हैं ये। उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक पीआईओ बना रखे होते हैं, ठीक है। एमसीडी ने अलग से पीआईओ डिपार्टमेंट बना रखा है अपना, हर डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग लगा रखे होते हैं, और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी इन्हीं के अंडर ही आती है। सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी आपका कमीशन के अंडर आती है, ठीक है। पर आप ये समझिए, हर डिपार्टमेंट में आपका एक ना एक लिखा होता है कि वो है। तो यहाँ पर इन दोनों को पावर सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो कोई एमसीडी है, ठीक है, या एमसीडी बोल लीजिए, या मान लो डीएसएसबी में मुझे लगानी है, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो कहाँ लगेगी? स्टेट में लगेगी। और अगर मान लो मुझे आपका आर्मी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो मैं सीपीआई में लगाऊंगा, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल ऑन्ड करते हैं वो सेंट्रल में, और जो आपका स्टेट ऑन्ड करते हैं वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब, जैसे अगर मान लो मुझे सुप्रीम कोर्ट में लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है। इनकी पावर की बात आपका सेक्शन 5 में कर रखी है। 6 में एप्लीकेशन लगेगी, 3 में राइट है, 6 में एप्लीकेशन लगती है, 5 में लगती है। अब देखिए, दो बातें होती हैं, एप्लीकेशन आपका या तो डिस्पोजल होगी, ठीक है, डिस्पोजल का मतलब यानी कि एप्लीकेशन आपकी खत्म करेगी। अब कितने दिन में? 30 डेज में डिस्पोजेबल है, ठीक है, कितने टाइम में? 30 डेज में डिस्पोज करना होता है आपने जिस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि जो आपने नोटिस, या तो आपने रिसीविंग ली है, आपने गए डिपार्टमेंट में, वहां पर आपने रिसीविंग ले ली, तो रिसीविंग की डेट मान लो 1 जनवरी है, ठीक है, या आपने पोस्टल रिसिप्ट पोस्ट करी है तो उस दिन से मान लीजिए आप, ठीक है, स्पीड पोस्ट करिए तो 1 जनवरी, तो डेट ऑफ रिसिप्ट, जो रिसिप्ट पे डेट है उससे 30 दिन में। बट आपका देखा जाता है ये 48 आवर्स में भी होती है, अगर लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड आपकी कोई बात है तो, यानी कि जान माल से कोई रिलेटेड है तो आपका 48 आवर्स में भी होता है। तो 30 डेज आपका नॉमिनल है, 48 आवर्स आपका एक्सेप्शनल है। 30 दिन में जवाब देना पड़ेगा, ऐसे समझिए, 40 डेज 8 डेज में तब जब आपका टाइम लाइफ एंड लिबर्टी से मतलब जो मैटर है आपका, जो लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है। उसके बाद आपकी बात करते हैं डीम अप्रूवल की, डीम रेफ्यूजल की। देखिए, डीम रेफ्यूजल का मतलब है, यानी कि अगर मान लो इस डेज पे या इस डेज पे टाइम नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। डीम मतलब माना जाएगा, ठीक है, डीम्ड का मतलब ही क्या है? माना जाएगा। फर्दर फीस इंटीमेशन, अगर मान लो पैसे जमा नहीं हुए वो तो सब आपकी बात है।
अब मान लो ये तो बात हो गई, या तो डिस्पोजल करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। अब मान लो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज किस ग्राउंड्स पे करेंगे। देखिए रिफ्यूज के ग्राउंड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपका कौन कौन से सेक्शन में करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। रिफ्यूज करेंगे, एक आपको सेक्शन 8 में कर सकते हैं, सेक्शन 10 में कर सकते हैं, ये मैं आपको पार्टली ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 9 में कर सकते हैं, आपका 11 में कर सकते हैं। 8 बात करता है आपका कि एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड का मतलब यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली। सेक्शन 10 बात करता है आपका, सेक्शन 10 बात करता है आपका पार्शली एग्जेम्प्टेड, सेवरेबल मतलब यानी कि पार्शली है, आधी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आधी नहीं दे सकते, ठीक है। 9 बात करता है आपका कॉपीराइट का, ठीक है, कॉपीराइट का। अब सेक्शन 11 बात करता है आपका थर्ड पार्टी का। जैसे मान लो फसाई है, फसाई जो है वो आपका फूड स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। अब मुझे फूड स्टैंडर्ड जानना है आपका मैगी KFC के बारे में जानना है कि KFC के जो खाना होता है आप इसे कैसे अप्रूव करते हैं, कैसे नहीं अप्रूव करते हैं। अब मान लो जो KFC का आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो डालते हैं, ठीक है, उसकी मैं कॉपीराइट नहीं लगा सकता, वो मुझे इस बात पे रिफ्यूज कर सकता है। फसाई का जो PIO होगा वो मुझे इस बात पे मना कर सकता है कि देखो ये कॉपीराइट है, ये इनका अपना एक इंग्रेडिएंट होते हैं, ये इंग्रेडिएंट डालते हैं, आपका इस बेस पे नहीं है। हाँ, पर क्वालिटी जो है, जो भी हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी के से रिलेटेड वो मुझे बता सकते हैं कि क्वालिटी है नहीं है, पर वो मुझे यहाँ पर किस लिए मना कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले, ठीक है, क्योंकि KFC ये क्लेम करता है कि हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसके वजह से लोग हमारे टेस्ट के दीवाने हैं, ऐसे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 8, 10, 9, 11 में आपको रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। 8 बात करता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड। जैसे मान लो आपका कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, ब्यूरो से रिलेटेड कोई मैटर है, या आपका कोई रॉ से रिलेटेड, रॉ एक हो गई आपकी एजेंसी हो गई, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, BSF हो गई, कौन कौन से है वो हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। इन चीज़ों से रिलेटेड कोई मैटर है, इसमें आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल है कि आपको कुछ जरा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। 10 से रिलेटेड है आपका सिविल, यानी कि आधा बता दिया जाएगा, आधा नहीं। कोई कॉपीराइट का इश्यू आ गया तो नहीं बताया जाएगा। थर्ड पार्टी में मान लो, इस थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेक्शन 11 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई जिसका कोई लेना ना देना वो तीसरा पर्सन है, वो मांग सकता है, पर ये थर्ड पर्सन भी आपका सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तभी तो वो मानेगा, क्योंकि सेक्शन 3 यही तो कह रहा है कि सिटीजन, इंडियन सिटीजन ही मांग सकता है, उसके अलावा और कौन मांग सकता है। तो आपका ये हमने पढ़ा कि इसमें जाते हैं। अब इसके बाद हमें बात करनी है अपीलेंट अथॉरिटी। मान लो आपने सेक्शन 6 में एप्लीकेशन लगाई, वो आपका रिफ्यूज्ड हो गई, मना कर दिया, तो किस ग्राउंड्स पे हुई हमने पढ़ा था, 8 पे, 8, 10, 8, 10, 9, 11 पे रिफ्यूज हो गई। अब मान लो ये रिफ्यूजल जो हुई उसके बाद क्या है, तो हम जाएंगे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। देखिए फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, आपका फायदा नहीं है, ठीक है, पर ये प्रोसेस है तो जाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी जिस डिपार्टमेंट के है उसी के डिपार्टमेंट का हेड होता है। ये समझ लीजिए, अगर आपने मान लीजिए दिल्ली पुलिस पे कोई लगाई है, क्या कहते हैं आपका RTI, तो दिल्ली पुलिस का जो सीनियर होगा वही फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में बैठा होता है, तो ये समझ लीजिए। तो कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट के ही होते हैं। पर जो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस कमिश्नर होता है, CIS होगा, CIC होगा या SIC होगा, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, CIC। जो कमीशन होती है जब आपका प्रूफ कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है उसके बारे में हमें बताना है। तो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी पे ये आपका है, ठीक है। तो सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी ये हो गई और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी हो गई। ये प्रोसेस था। इसके बाद के लेक्चर में हम आपका RTI एक्ट शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।